नमस्कार। सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। सिंपली सियासत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त देश भर के किसान दिल्ली की सीमा पर मोर्चेबंदी किए हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर मोर्चेबंदी उनकी चल रही है और इस बीच उत्तर प्रदेश के, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खाप पंचायत से जुड़े हुए किसान दिल्ली की सीमा पर साहिबाबाद के पास इनकी मोर्चेबंदी तेज होने लगी है। कल उनकी बहुत बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में मोदी सरकार को लेकर तरह तरह की बातें की गई कि मोदी सरकार ने उनके साथ वादे किए 14 में किसानों की हालत अच्छी की जाएगी, किसानों का सहयोग किया जाएगा। वो कांग्रेस से बेजार हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने मोदी का साथ दिया। लेकिन मोदी सरकार किसानों को लेकर एक ऐसी नीति लेकर आई है, एक ऐसा कानून लेकर आई है जो किसानों के लिए बहुत ही घातक है। और ये खाप पंचायत के लोग ये कह रहे हैं कि इसका नतीजा इस सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मोदी सरकार से अब बेहद नाराज हैं और खाप पंचायत के लोगों ने जो बातें कही है सीमा पर, जिस तरह से उनकी नाराजगी सामने आ रही है, जिस तरह का गुस्सा सामने आ रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, और वो कह रहे हैं उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। उन्हें उम्मीद थी कि ये सरकार, मोदी की सरकार, किसानों के लिए कांग्रेस से बेहतर काम करेगी। चूंकि वो कांग्रेस की सरकार से बेजार हो चुके थे, कांग्रेस की सरकार ने जो किसानों के लिए किया उससे उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही थी। और किसान अब आखिर तौर पे जब उन्होंने मोदी पर भरोसा करके 14 में मोदी को सत्ता सौंपी, उसके बाद से ही लगातार किसानों का कहना है कि मोदी सरकार उनके पक्ष में काम करने के बजाय वो उद्योगपतियों के हाथों का खिलौना बन गई है। तो इस पूरे राजनीतिक माहौल में उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल जो है एक नए सिरे से गरमाने लगा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी दूर हैं, 2022 के चुनाव, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी पारी खेलने का एक ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी पंचायत से उसकी शुरुआत होने जा रही है। पंचायत चुनाव में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और उसकी ज़मीन पर उसकी गतिविधियां तेज हो रही हैं। इसके अलावा बिहार में कामयाबी मिलने के बाद MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है और यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ उन्होंने एक समझौता किया है, एक बातचीत की है। अभी ये शुरुआती दौर में है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी छोटे दलों की गोलबंदी ये जो शुरू हुई है, ये कैसे सियासी रूप में इसका असर होगा ये अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब ये तय है कि उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान आने वाले समय में और तेज होगा और ये जो सारी परिस्थितियां बन रही हैं, राजनीतिक माहौल जो बन रहा है, इसको कैसे इसकी व्याख्या की जाए, इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे वीडियोस पर जो भी मैं सवाल उठाता हूं, जो भी मैं बातचीत करता हूं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसी बात लगती है जो आपत्तिजनक है या आपका ऐतराज़ है उस पर, तो आप अपनी बात उस पर आके कह सकते हैं। इससे मुझे मदद मिलेगी, मैं आप लोगों की सोच को समझ सकूंगा और ये सवाल जो है, ये संवाद जो है, ये इस तरह से एक और गंभीर संवाद बन पाएगा हमारे और आपके बीच में। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के बारे में। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अभी काफ़ी दूर हैं। अभी पंचायत चुनाव होने हैं, बहुत करीब है पंचायत चुनाव, और इसी पंचायत चुनाव के बहाने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना मोर्चा खोल दिया है और उसने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश के चुनावों में, यानी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और उसकी शुरुआत वो पंचायत चुनाव से करने जा रही है। पंचायत चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी राजनीतिक दखल बढ़ाना चाहती है, अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में थे वाराणसी से, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खुद उनके सामने आकर चुनाव लड़ा, उनको टक्कर दी और इसके बाद कई उम्मीदवार उनके पूरे प्रदेश में उन्होंने उतारे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये बात जरूर है कि उस वक्त उन्होंने अपना एक उत्तर प्रदेश में अपना
अपनी अक्स अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश के वोटरों के साथ एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की, और उस रिश्ते को अब वो लंबे अंतराल के बाद फिर से गाढ़ा करने जा रहे हैं, फिर से उसको मजबूत करने का इरादा जता रहे हैं। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी जमीन को तलाशने की दिशा में काम करती है। टेस्ट पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सियासी माहौल है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी संभावना है ये इस वक्त कह पाना मुश्किल है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक नहीं, दो नहीं, 3 चुनावों में कड़ी शिकस्त दी है, और इस लिहाज से देखा जाए तो संगठन के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी का दखल है, किसी पार्टी की मजबूती मानी जाती है, ताकत मानी जाती है, तो वो आम आदमी पार्टी ही है। और देखना ये होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खास तौर पर जब इस ऐलान के बाद 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खम ठोकेगी और अपना दमखम दिखाएगी, तो देखना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मुकाबले उसका संगठन कितना मजबूत, कितना ताकतवर साबित होता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को चैलेंज करने का सवाल है, तो सभी विपक्षी दलों के बीच में बस एक ही उनकी महत्वाकांक्षा है कि वह भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करके उनकी सरकार बन जाए। वो चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, बसपा की मायावती हों, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपनी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जरिए वो भी भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा की जगह अपनी सरकार बनाना चाहते हैं या अपनी पसंद की सरकार बनाना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो सभी विपक्षी दलों का एक ही ख्वाब है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबला करे। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो मत हैं, क्या इसी वजह से उसका विभाजन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता, सत्ता का रास्ता और आसान हो जाएगा? जो इतने अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी सामने आ रहे हैं, इससे तो तस्वीर उत्तर प्रदेश में यही उभर के आ रही है कि ये सारे दल जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों का विभाजन कर देंगे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी यानी योगी की सरकार के लिए दोबारा सत्ता में वापसी का रास्ता प्रशस्त कर देंगे। क्या यही होने वाला है? क्या यही होगा? ये सवाल एक बड़ा सवाल है, और आज की तारीख में सभी दलों के लिए, जो सभी विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से आने वाले चुनावों में मुकाबला करे। उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनकी लड़ाई का जो हथियार होगा वो क्या होगा? क्या योगी सरकार के 5 साल का कार्यकाल होगा? सभी विपक्षी दलों की महत्वाकांक्षा यही है कि वह भारतीय जनता पार्टी से उसका मुकाबला हो और भारतीय जनता पार्टी को वो परास्त करे चुनाव में। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या आम आदमी पार्टी के लिए, जो दिल्ली में ठीक है उन्होंने 3 बार सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी से लड़के, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में वो पार्टी अपने संगठन के मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी? ये सवाल अभी बहुत बड़ा सवाल है। और जो संजय सिंह इसके नेता हैं, आम आदमी पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में चेहरा है, जो लगातार सक्रिय है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सवालों पर, योगी सरकार के कामकाज को लेकर वो कमियां निकाल रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके खिलाफ इसलिए योगी सरकार ने कई मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। इसके बावजूद वो सक्रिय है उत्तर प्रदेश में और लगातार उनका कैडर, उनका जो कार्यकर्ता है, उनके काम कर रहे हैं ज़मीन पर, और वो पंचायत चुनाव के जरिए अपनी ताकत का परीक्षण भी करने जा रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी कोई बड़ा मुकाबला कर पाएगी, उससे कोई बड़ी टक्कर दे पाएगी? ये सवाल एक आज बड़ा सवाल है, और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के वोटर इस सवाल पर मंथन कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं समाजवादी पार्टी, जिसके कार्यकर्ताओं से अगर आप बात करिए तो उनका दावा है कि वो इस बार एक बार फिर अखिलेश यादव की वापसी हो रही है। उनका कहना है कि योगी सरकार अपने वादों पर काम नहीं कर पाई है, अपने वादों पर अमल नहीं कर पाई है, और प्रदेश की जनता खुशहाल नहीं है। उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की है वो जमीन पर नहीं उतर पाई है, और इस लिहाज से, इस वजह से प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की वापसी लगभग तय है। वो अपने हिसाब से सियासी दांव फेंक रहे हैं, सियासी
गुणागणित कर रहे हैं, अलग अलग जातियों में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है पार्टी। बसपा से जो टूटे हुए लोग हैं, बसपा से जो बेजार लोग हैं, बसपा से जो नाराज लोग हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में जगह दी है और एक कोशिश उनकी है कि सभी जो पिछड़ों का एक अलग अलग जो तबका, जो एक जिनका जातीय आधार बहुत मजबूत है, जिनका ज़मीन पर जिनकी ताकत है, उनको एक साथ लेकर वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल इक्वेशन अपने पक्ष में खड़े कर लिए हैं, क्या समाजवादी पार्टी उसका तोड़ निकाल पाएगी? क्या ऐसा कोई योगी सरकार के खिलाफ ऐसा मुद्दा लेकर सामने आ पाएगी जो उसको ताकत देगा? जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने एक जो 15 साल से चल रही सरकार के खिलाफ बेरोजगारी एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए और उसके बाद वो सरकार को उन्होंने पसीने छुड़ा दिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कोई मुद्दा है जिसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे? तो क्या समाजवादी पार्टी बिहार की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ऐसा कोई मुद्दा लेकर आएंगे, कोई नया मुद्दा लेकर आएंगे और वह योगी सरकार के खिलाफ मुश्किलें खड़ी कर देंगे, उनके लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर देंगे? अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जब ज़मीन पर उतरती है और ज़मीन पर जब वो अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो क्या वो इस तरह के कोई हलचल पैदा कर पाती है, इस तरह की कोई उम्मीद पैदा कर पाती है कि वह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके पास एक बड़ा मुद्दा है। इसी तरह बसपा की बात करें तो बसपा पिछले कुछ समय से काफ़ी कमज़ोर मानी जा रही है, लेकिन कहते हैं कि हाथी, मरा हुआ हाथी भी उसकी बहुत उसका वजन होता है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो हाथी तो उनका चुनाव चिन्ह भी है। बसपा का आधार जो है दलित आधार है और दलित अपने आधार के साथ बसपा क्या किसी गठबंधन का हिस्सा बनकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2022 के चुनाव में मोर्चेबंदी करेगी या फिर वो अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी? ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में भी बसपा की तैयारियों के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच बसपा की एक और दिक्कत ये बढ़ गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ी हुई दिखाने की कोशिश उसको की जा रही है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे कहा जाएगा और उसके पीछे वजह भी है। राज्यसभा चुनावों के समय बसपा ने जिस तरीके का ऐलान किया, जिस तरह की बातें की बसपा नेत्री ने, मायावती ने, कि वह भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के साथ भी जा सकती है। और इस बयान ने बसपा का जो नुकसान किया है वो कैसे बसपा इसको रिकवर करेगी? बसपा इस पूरी जो उसका मुस्लिम वोटों का नुकसान उसको दिख रहा है, चूँकि वो भाजपा के पाले में खड़ी हुई दिखाई जा रही है या दिख रही है, तो इसको कैसे वो टैकल कर पाएगी चुनाव के नज़दीक आने पर? इससे बहुत सारे सवाल जो हैं बनेंगे बसपा के पक्ष में और बसपा के विरोध में। तो बसपा कुल मिलाकर एक संशय की स्थिति बसपा को लेकर हो गई है और मुस्लिम वोटर शायद इसीलिए विश्वसनीयता मुस्लिम वोटों को लेकर न बसपा के प्रति बन पा रही है न बाकी दलों के प्रति बन पा रही है, क्योंकि बाकी दल भी जो सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की स्थिति भी बिहार के मुसलमानों जैसी हो गई, क्योंकि जो सेकुलर दल हैं वो पूरी तरह से एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए। वो चाहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी राम की जगह हनुमान मंदिर के दर्शन करने लगे हैं। इससे जो है मुसलमानों में एक जो पहले सिक्योरिटी रहती थी कि हमारा हित रक्षक ये पार्टी है, हमारे हितों की रक्षा कर पाएगी ये पार्टी, वो नैरेटिव, वो आत्मविश्वास जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है और इसी की वजह से MIM को कामयाबी मिल रही है बिहार में। और क्या उत्तर प्रदेश में भी यही एक सेंटिमेंट काम करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी और बसपा के बाद कांग्रेस की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से, खासतौर पे 2019 के चुनाव के बाद से, प्रियंका गांधी जब से उत्तर प्रदेश में उनको सक्रिय किया गया है, वो व्यक्तिगत तौर पे तो उत्तर प्रदेश में दौरे नहीं कर रही हैं, उत्तर प्रदेश नहीं आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सवालों पर वो लगातार मुखर हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उन्होंने संगठन में परिवर्तन किए हैं और अपने संगठन में परिवर्तन के जरिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर थोड़ी हलचल पैदा की है। लेकिन क्या योगी सरकार से मोर्चेबंदी के लिए
भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुकाबले के लिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन से मुकाबले के लिए 2022 में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है? ये सवाल भी अभी जनता के मन में मंथन इस पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कितनी ताकतवर 2022 में खुद को साबित कर पाएगी, ये यक्ष प्रश्न है। और क्या भारतीय जनता पार्टी से वो अकेले मुकाबला करेगी या वो किसी तरह के गठबंधन में, किसी गठबंधन का हिस्सा बनकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इन तीन दलों के बाद अगर कोई एक बड़ा गठबंधन इस वक्त जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा, जो ओम प्रकाश राजभर का अपनी पार्टी का मोर्चा है, जिसके अगुआ ओम प्रकाश राजभर हैं, और राजभरों की यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है। अगर देखा जाए तो उनका ज़मीन पर उनका जो जातीय जोड़ है वो कम नहीं है, और उन्होंने 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल करके, चुनावी तालमेल करके 4 सीटें जीती थी। उनके मंत्री भी वो खुद बने थे। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने आरक्षण के सवाल पर और कई और ऐसे मुद्दों पर उनका फिर विभेद चला, उनका मतभेद चला, और वो एनडीए को छोड़कर अब बाहर हो गए हैं और अपनी भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत करने में जुटे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी और चर्चा ऐसी थी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत वो अपने छोटे दलों के साथ गठबंधन की कोशिशें वो लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी शामिल हो गए हैं। हाल में उन्होंने लखनऊ में उनके साथ मुलाकात की है, लंबी मुलाकात हुई है, लंबी चर्चा हुई है, और असदुद्दीन ओवैसी को एक तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा का सहारा मिल गया है। जैसा करिश्मा उन्होंने बिहार में किया, वैसे करिश्मे की उम्मीद वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ गठबंधन करने का एक मन बनाया है, उस गठबंधन को भी फाइनल होना है। उस गठबंधन में और कौन कौन लोग रहेंगे ये भी अभी सामने आना है। कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के जो चाचा हैं शिवपाल यादव, जो उनकी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो क्या उसका मोर्चे का का हिस्सा बनेगी, ये भी एक बात है, क्योंकि वो अकेले, उनको जगह नहीं मिल पा रही है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई इस तरह का कमिटमेंट नहीं बन पा रहा है। कई बार बात बनती है, फिर बात टूट जाती है, और कई स्तर पे वो बातचीत अभी तक बन नहीं पाई है। तो क्या वो उस गठबंधन को मजबूत करेंगे? तो जाहिर तौर पे ये जो पिछड़े और अति पिछड़े लोगों का एक समूह जो तैयार हो रहा है, अब देखना है कि क्या ये जातीय आधार पर ये समूह भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा मुकाबला दे पाएगा, कितनी बड़ी टक्कर दे पाएगा। तो ये अलग अलग समूहों में भारतीय जनता पार्टी के साथ सबकी लड़ाई है, लेकिन अब इन सब से यही एक सवाल निकल कर आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं वो अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, और एक नहीं, दो नहीं, चार अलग अलग खेमे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। तो ये 4 खेमे मिलकर ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लिए गद्दी की राह आसान करेंगे? तो यही सवाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि अगर योगी को हराना है तो क्या इस तरह से टुकड़े टुकड़े में वो लड़ाई इनकी मजबूत हो पाएगी? क्या इसमें से कोई भी एक घटक इतना मजबूत बन पाएगा कि वो योगी को सत्ता से बाहर कर देगा? योगी जो इस वक्त प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय तक एक व्यक्ति के चेहरे के साथ लंबे समय तक काम करने का एक ऐसा चेहरा बन गए हैं योगी, और योगी तो स्टार कैंपेनर बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की। इतनी ताकत उनकी पार्टी के अंदर बन गई है, सरकार के अंदर बन गई है। और प्रदेश में जो एक सरकार चल रही है इस वक्त, जब चुनाव करीब होंगे तो उनके खाते में कम से कम 2 बड़ी उपलब्धियां होंगी जो उनको मदद करेंगी। कई खामियां होंगी, जाहिर तौर पर वो सरकार में रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी उनका पीछा करेगी। सरकार से जो गलतियां हुई हैं, हाथरस जैसे कांड है, बहुत सारे ऐसे कांड है, विकास दुबे कांड है, तो ऐसे बहुत सारे कांड हैं जो उनका पीछा करेंगे। लेकिन 2 बड़ी उपलब्धियां उनके साथ होंगी। एक बड़ी उपलब्धि होगी, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने में अगर केंद्र सरकार की भूमिका है, केंद्र की भूमिका है, तो योगी भी यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पे उसमें लगातार सक्रिय रहे हैं और निश्चित रूप से उस उपलब्धि के साथ जुड़े रहे हैं, और उस उपलब्धि को सियासी तौर पे भुनाने की कोशिश भी करेंगे। उसके अलावा उन्होंने दूसरी जो उनकी बड़ी उपलब्धि बनारस और जो विकास कार्यों को लेकर है,
वो भी सामने लाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो जेवर में एक हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसकी एक तस्वीर सामने आ जाएगी। जो बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है उसकी कुछ तस्वीर सामने आ सकती है। उसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारे सामने होगा, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे को अभी तक वो उसका क्रेडिट लेते हैं, विकास का क्रेडिट लेते हैं। तो चुनाव जब करीब होंगे तो योगी के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए ये सब मुद्दे होंगे। विकास का मुद्दा होगा, उसके अलावा सांस्कृतिक तौर पे उनकी जो सक्रियता रही है, और वो प्रयागराज में महाकुंभ कराने का हो, या फिर मथुरा में मंदिर के पुनर्निर्माण का हो, या फिर वाराणसी जैसे शहर में जो काम चल रहा है, जिस तरीके से जिस तेजी से काम चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री का योगदान भी है और मुख्यमंत्री की अपनी निगरानी भी है। पूरे प्रदेश में विकास के काम और संगठन के तौर पे पार्टी की जो भूमिका है, उन दोनों को मिलाकर क्या योगी अपनी ताकत दिखा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर देखा जाए तो संगठन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना काम करती जा रही है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, केंद्रीय जो कृषि मंत्री रहे हैं, उन्होंने अब जैसे ही उनको प्रभार मिला उत्तर प्रदेश का, वो सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी तमाम जमीन पर अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैं तब भी देख रहा था जब कोरोना काल में सब लोग घरों में बंद थे। पार्टियों का अपना कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी। कांग्रेस जरूर जमीन पर नजर आ रही थी लोगों की मदद करती हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी कुछ नजर आ रहे थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा सियासी माहौल है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, और इस माहौल के साथ उत्तर प्रदेश 22 में किस तरह का करिश्मा दिखाएगा, 22 में यहाँ के वोटर क्या फैसला करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। पार्टियों की अपनी कोशिश अपनी जगह है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी एक फैसला करना है कि उत्तर प्रदेश में सियासत कैसे चले, उत्तर प्रदेश का जो कामकाज कैसे चले, उत्तर प्रदेश किसके नेतृत्व में आगे बढ़े। और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल फिलहाल बिल्कुल एक साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर लिए हुए है जिसमें बहुकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। और इस बहुकोणीय मुकाबले में जो विन विन सिचुएशन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रही है। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है, विपक्ष के बीच में कोई तालमेल नहीं बन पाता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुखद रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रास्ता आसान रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।